गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ब्रेन चाइल्ड आईएएस एकेडमी। ईरान और इजराइल के बीच 2025 में फिर से कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो चुका है ना। इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत ईरान के न्यूक्लियर और मिलिट्री साइट्स पर एयर स्ट्राइक और ड्रोन अटैक लॉन्च किया है ना। ईरान का जो न्यूक्लियर और मिलिट्री साइट्स है, जैसे कि तेहरान यूरेनियम इनरिचमेंट फैसिलिटी है नतनांज में, या फिर न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है, और 2 मिलिट्री बेस है तबरीज़ में। वहाँ पर एयर स्ट्राइक और ड्रोन अटैक किया है, ड्रोन अटैक को लॉन्च किया है। साथ ही साथ ईरान का जो अंडरग्राउंड मिसाइल स्टोरेज साइट है करमनसा, वहाँ पे भी ये एयर स्ट्राइक और ड्रोन अटैक लॉन्च किया गया है ईरान के द्वारा। तो यहाँ पर हम समझेंगे कि ईरान और इजराइल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स की क्या वजहें हैं और 2025 में ये स्ट्राइक क्यों लॉन्च की गई है। तो अगर ये आप मैप को अगर आप ध्यान से देखें तो आपको इजराइल और ईरान का पोजीशन जो ग्लोब पर जो पोजीशन है वो समझ में आएगा। इजराइल जो है आप यहाँ देख सकते हैं जॉर्डन के लेफ़्ट साइड में, यानी जॉर्डन के वेस्ट साइड में आपको इजराइल दिख रहा है ना, और इराक के ईस्ट साइड में आपको ईरान दिख रहा है। इजराइल एक ज्यूइश कंट्रीज़ है और ईरान एक शिया मुस्लिम कंट्री है। तो हम इसके हिस्ट्री को भी समझेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट्स की क्या वजह हैं। तो आपको बता दें कि इजराइल के द्वारा ये जो एयर स्ट्राइक और ड्रोन अटैक किया गया है, लॉन्च किया गया है, उसके पीछे का कारण ये बताया जा रहा है कि इजराइल ईरान को एटॉमिक वेपन डेवलप करने से रोकना चाहता है। आपको बता दें कि ईरान पर पहले भी कई सारे इकोनॉमिक सैंक्शन लगाए गए हैं, है ना, ताकि वो एटॉमिक वेपन को बिल्ड ना कर सके। और इस बार इजराइल ने ईरान पर एयर स्ट्राइक और ड्रोन अटैक किया है। तो इजराइल ने ईरान पर ड्रोन अटैक किया, एयर स्ट्राइक क्यों किया, और ईरान के एटॉमिक वेपन्स बिल्ड करने से इजराइल को क्या खतरा है, इन सारी चीज़ों को डिस्कस हम यहाँ पर करेंगे। इसके रिटेलिएशन में पहले ये बातें कर लें कि इसके रिटेलिएशन में, इसके बदले में ईरान ने भी एक ऑपरेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस थर्ड। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस थर्ड। तो ये एग्जामिनेशन में ये ऑपरेशन पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस थर्ड जो है वो ईरान के द्वारा रिटेलिएशन है ऑपरेशन राइजिंग लायन के अगेंस्ट। इस ऑपरेशन में ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं, है ना, और जिसके कारण जेरूसलम और तेल अवीव में एक्सप्लोजन हुआ है। ये बैलिस्टिक मिसाइल क्या होते हैं, ये प्रोजेक्टाइल मोशन करते हैं और लैंड टू लैंड स्ट्राइक करते हैं, बट इट फॉलो प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ईरान ने कई सारे बैलिस्टिक मिसाइल तेल अवीव और जेरूसलम में दागे। अब यहाँ पर समझेंगे कि कारण क्या है, ईरान और इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट का कारण क्या है, और 2025 में ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो फिर से क्यों एस्केलेट हुआ। तो हिस्टोरिकल रूट्स को अगर देखें तो 1979 में ईरानियन रिवॉल्यूशन हुआ था, ईरान में क्रांति हुई थी, जिसके बाद ईरान जो है, ईरान ने अपना जो साइड है, जो एलाई है, यानी जो दोस्त है, उसने बदला, है ना। वो पहले इजराइल का क्लोज एलाई हुआ करता था अंडर द शाह, है ना, शाह जो एडमिनिस्ट्रेशन था, या फिर शाह जो किंग था, उसके अंडर ईरान जो है वो इजराइल का क्लोज एलाई था, अमेरिका का क्लोज एलाई था। बट जैसे ही ईरान 1979 के बाद एक इस्लामिक रिपब्लिक के रूप में चेंज हुआ, उसने ईरान के प्रति इजराइल के प्रति, यानी जेविश स्टेट के प्रति अपनी दुश्मनी जाहिर कर दी, है ना। अगर हम रिलीजियस और आइडियोलॉजिकल डिवाइड की बात करें तो ईरान जो है एक शिया इस्लामिक प्रिंसिपल है ना, और इजराइल जो है एक ज्यूइश स्टेट है। तो रिलीजियस आइडियोलॉजी के भी डिफरेंसेस हैं, साथ ही हिस्टोरिकल तो हमने डिस्कस किया ही यहाँ पर 1970 में ईरानियन रिवॉल्यूशन के कारण, है ना, ईरान ने अपना जो अलाई था वो चेंज किया, ये ट्रांसफॉर्म किया, है ना।
ये जो फंडामेंटल डिस्पैरिटीज़ हैं हैव फ्यूल्ड म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट एंड एनिमिटी ओवर द डिकेस्ट। ये इतने सालों में म्यूचुअल जो है डिस्पैरिटी और म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट को इसने आग दी, है ना, जिसके कारण अभी आज का कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिल रहा है। ईरान एंटी इजराइल ग्रुप्स को सपोर्ट करता है। आपको पता है कि इजराइल के साथ कई बार अरब देशों के साथ युद्ध हो चुका है इजराइल का, और अभी भी आपने देखा कि इजराइल और पैलेस्टीन का जो है वॉर वो चलता रहता है। अभी इजराइल और हमास का वॉर हमने हाल ही में देखा। तो ईरान का जो सपोर्ट है एंटी इजराइल ग्रुप्स को है, खासकर हमास को ईरान सपोर्ट करता है, हमास को, और साथ ही साथ हिजबुल्लाह जो मिलिटेंट ग्रुप है, जो सो कॉल्ड मिलिटेंट ग्रुप इसे डिक्लेयर किया गया है हिजबुल्लाह को, ये लेबनान में एक्टिव है इसे, और हमास जो गाज़ा पट्टी में एक्टिव है, जो कि दोनों इजराइल के साथ युद्ध करते हैं, इजराइल के विरुद्ध एक्शन लेते हैं, एक्टिविटीज़ को अंजाम देते हैं, उनको ईरान सपोर्ट करता है। साथ ही साथ हिजबुल्लाह के अलावा जो लेबनान में एक्टिव है, शिया मिलिशिया जो इराक में एक्टिव है, उसको भी ईरान सपोर्ट करता है, और ये शिया मिलिशिया भी इजराइल के खिलाफ टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को अंजाम देते हैं। तो इन सब को इजराइल अपने सिक्योरिटी पर एक थ्रेट समझता है, और इसलिए वो ईरान में जो न्यूक्लियर जो वेपन डेवलप हो रहे हैं उसको डेवलप नहीं होने देना चाहता। ईरान वोकल कॉल्स फॉर इजराइल डिस्ट्रक्शन। ईरान हमेशा जो है वो इजराइल के डिस्ट्रक्शन की बात करता है, तो इसके कारण उनके बीच जो टेंशन है वो और भी बढ़ता जा रहा है ना। और इसके अलावा ईरान और इजराइल की बात करें तो दे आर लॉक्ड इन अ स्ट्रगल फॉर अ रीजनल डोमिनेंस, है ना। दोनों देश रीजनल डोमिनेंस करना चाहते हैं, क्योंकि ईरान एक मुस्लिम शिया देश है, शिया लीडर है, और वो चाहता है कि उस रीजन में उसका दबदबा रहे, है ना। और दूसरी तरफ कई सारे मुस्लिम देशों से घिरा इजराइल चाहता है कि उस रीजन में, है ना, इजराइल का वर्चस्व हो। तो ये वर्चस्व की भी लड़ाई है। दोनों के अगर इंटरेस्ट आप देखेंगे तो दोनों के इंटरेस्ट अपोजिंग इंटरेस्ट हैं, सच है सीरियन सिविल वार में आपने देखा कि एक शिया को सपोर्ट कर रहा था, बट इजराइल जो है सुन्नी को सपोर्ट कर रहा था। शिया वहाँ सीरियन जो किंग थे वो शिया थे, तो उसको ईरान का सपोर्ट था, और इधर जो पब्लिक थी, जो रिवोल्यूशनरी ग्रुप था, वो सुन्नी था, जिसे इजराइल ने सपोर्ट किया। येमेन में भी हमने देखा ईरान और इजराइल दोनों अपोजिट फ्रंट पर खड़े थे, एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे। ईरान बैक द असद रिजाइम, सीरिया में असद रिजाइम को ईरान ने बैक किया, और हुती रिबल्स जो थे येमेन में उसको ईरान ने हौथी रिबल्स को ईरान ने सपोर्ट किया। लेकिन इजराइल ने ईरानियन इन्फ्लुएंस के अगेंस्ट काम किया। इजराइल ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को एक सीरियस उसके सिक्योरिटी पर एक सीरियस थ्रेट की तरह देखता है, और उसको डर है कि ये जो न्यूक्लियर वेपन डेवलप हो रहे हैं, है ना, इससे उसके एग्जिस्टेंस पे खतरा हो सकता है। तो ये कह सकते हैं कि जो है ना इनसिक्योरिटी भी इजराइल को फील होता है उस रीजन में। इजराइल हैज़ बीन अ फायर्स क्रिटिक्स ऑफ द ईरान न्यूक्लियर डील, और हमने देखा कि जॉइंट कॉम्प्रहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन जो लिया गया था ईरान के खिलाफ, उसको उसके सपोर्ट में था इजराइल, एंड अंडरटेकन बोथ ओवर्ट एंड कोवर्ट एक्शन टू डिरप्ट, और कई सारे ओवर्ट और कोवर्ट एक्शन ले चुका है इजराइल ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्रेस के अंदर। अब यहाँ पे हमें डिस्कस करना है कि इजराइल ईरान के कॉन्फ्लिक्ट से इंडिया पे क्या असर हो सकता है। इट कुड हैम्पर इंडियाज़ एनर्जी सिक्योरिटी, है ना, फॉर इंडिया विच इम्पोर्ट्स नियरली 2 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल डेली थ्रू द क्रूशियल स्टेट ऑफ हॉर्मज। एनी इनस्टेबिलिटी वुड मीन सप्लाई शॉर्टेज। अगर देखिए स्टेट ऑफ हॉर्मज आपको मैं दिखाता हूँ। स्टेट ऑफ हॉर्मज जो है वो एक छोटा सा स्टेट है। स्टेट किसे कहते हैं? स्टेट इज़ अ वाटर चैनल कह सकते हैं उसे, या वाटर स्ट्रेच, जो दो बड़े वाटर बॉडीज़ को जोड़ता है और साथ ही साथ दो लैंड मास को सेपरेट करता है। तो यहाँ ये जो नैरो आप पैसेज ऑफ वाटर देख रहे हैं, है ना, नैरो पैसेज ऑफ वाटर जो दो बड़े वाटर बॉडीज़ को जोड़ रहा है और दो लैंड मासेस को, यानी अरेबियन पेनिनसुला और ईरान को अलग कर रहा है यहाँ पर
आप देख रहे होंगे एक नैरो पैसेज ऑफ वाटर है, नैरो स्ट्रेच ऑफ वाटर है, उसे ही स्ट्रेट कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज, और इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज पर ईरान का कब्जा है। तो अगर कुछ भी ऐसा कॉन्फ्लिक्ट ये अगर एस्केलेट होता है, वॉर अगर होती है, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से जो इंडिया इंपोर्ट कर रहे हैं ऑयल को, यानी इंडिया जो भी ऑयल इंपोर्ट करता है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से ही आता है, और अगर ऐसा हुआ तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से वो ऑयल का जो इंपोर्ट है उसमें दिक्कत पहुंच सकती है, जिसके कारण सप्लाई कांस्टेंट के कारण इंडिया में इन्फ्लेशन की स्थिति बन सकती है। ओके, जिससे क्या होगा, एनर्जी कॉस्ट में राइज होगा, इन्फ्लेशन होगा, और अगर हम ऑयल में इन्फ्लेशन होता है, पावर में इन्फ्लेशन होता है, तो दूसरे सेक्टर्स में फूड इन्फ्लेशन हमें देखने को मिल सकता है, और इससे इकोनॉमिक ग्रोथ बाधित हो सकती है। इंडिया इज़ हाईली वल्नरेबल टू ग्लोबल ऑयल प्राइस वॉलेटिलिटी, क्योंकि ये जो ईरान है वो एक इम्पॉर्टेंट ऑयल एक्सपोर्टर है। अगर वॉर होता है तो इंडिया में इन्फ्लेशन बढ़ने के चांसेस हैं। इम्पैक्ट ऑन इंडियन डायस्पोरा, ओवर 66% ऑफ इंडियाज़ NRI लिव इन द मिडिल ईस्ट, मिडिल ईस्ट में रहते हैं, मेनली इन द UAE, सऊदी अरेबिया, कुवैत, कतर, ओमान एंड बहरीन। द लार्ज इंडियन डायस्पोरा इन वेस्ट एशिया, स्पेशली द पर्शियन गल्फ, कुड फेस रिस्क फ्रॉम रीजनल टेंशंस, के कारण ये रिस्क हो सकता है, मेकिंग देयर सेफ्टी अ की प्रायोरिटी फॉर न्यू दिल्ली। India has a history of conducting mass evacuation, notably during the Kuwait crisis and more recently from Libya and Ukraine. Disruption to a strategic connectivity. इंडिया की कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट जैसे कि चाबहार पोर्ट है जो ईरान में है वो बाधित हो सकता है ना, जो कि अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया को इंडिया के साथ लिंक करता है। कुड बी अफेक्टेड बाय रीजनल टर्मोइल। इंडियन मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है जो हाल ही में हमने देखा कि वो रिस्क फेस कर सकता है कॉन्फ्लिक्ट के कारण, थ्रेटनिंग इट्स प्रोग्रेस एंड इम्पैक्टिंग बायलैटरल ट्रेड एंड रीजनल इकोनॉमिक डायनेमिक्स। फर्दरमोर, शिपिंग डिसरप्शन इन द रेड सी एंड सराउंडिंग वाटर्स कुड कॉज डिले, हायर शिपिंग कॉस्ट एंड लेड टू इनस्टेबिलिटी इन ग्लोबल ट्रेड रूट्स, है ना। तो डिप्लोमेटिक टाइट रोप फॉर इंडिया। इंडिया हैज़ बिल्ट रोबस्ट रिलेशन विथ इजराइल, स्पेशली इन एरियाज लाइक डिफेंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। हाउएवर, एज टेंशन escalate, India could find itself in a challenging position, facing pressure to take sides, या ईरान का साइड ले या फिर इजराइल का साइड ले, क्योंकि इजराइल के साथ हमने बहुत ही एक रोबस्ट रिलेशन डेवलप किया है हाल के दिनों में, खासकर डिफेंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन में। और ईरान के साथ, ईरान से हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं, तो ईरान के साथ भी हम अपने रिलेशन को गलत होते नहीं देख सकते हैं, और इंडिया इस तरह के टेंशन में फिर से चैलेंजिंग पोजीशन में आ सकता है ना। कई बार हमने देखा है चैलेंजिंग पोजीशन आते हुए, एन आउटकम इट वुड प्रेफर टू अवॉइड। अ वर्सनिंग इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट रिस्क डिसरप्टिंग इंडियाज डेलिकेट डेवलपिंग रिलेशन विच इट हैज बीन इफेक्टिवली मेंटेन ओवर द पास्ट डिकेड विथ इजराइल, ईरान एंड गल्फ अरब नेशन। तो ये इंडिया के लिए एक चैलेंज होगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ईरान एंड इजराइल कॉन्फ्लिक्ट्स 2025। थैंक यू।